स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अगर हम एक जीन की स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर तो हमें उस जीन के बहुत सारे एलील्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम उस जीन की स्टडी एक पर्सन के अंदर करते हैं तो हमें मैक्सिमम 2 एलील्स देखने को मिलेंगे। और अगर उसी पर्सन के गैमेट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं तो हमें मैक्सिमम एक ही एलील देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम मियोसिस प्रोसेस की बात करते हैं किसी पर्सन के अंदर तो वहां पर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन भी मिलेगी और होमोजाइगस भी कंडीशन मिलेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? तो इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए हियर कम्स अ वीडियो जहां पर आपको जेनेटिक्स के सारे डीप बेसिक्स मिलेंगे। चलिए लेट अस स्टडी। हम पहले इसका इंडेक्स देखते हैं जहां पर आपको इन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा और सारे के सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द कैरेक्टर्स। चलिए सबसे पहले हम एक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। एक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी फीचर है, जैसे मान लो ये ह्यूमन है, इसके फीचर्स क्या होंगे? आई कलर कैसा है इसका, हेयर कलर कैसा है इसका, स्किन कलर कैसा है। ओके, ह्यूमंस हैविंग 2 लेग्स, ह्यूमन हैविंग 2 हैंड्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी अगर हम एक फीचर की बात कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्लांट की अगर हम बात करें, हाइट कैसी है प्लांट की, वो एक कैरेक्टर हो गया। वो हाइट हमें कैसे भी मिले, टॉल या ड्वार्फ, पर हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी फीचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो फीचर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्लावर का कलर हो गया, अब कलर कुछ भी हो पर एक फीचर हो गया ना कि हाँ हम फ्लावर के कलर की स्टडी कर रहे हैं। तो किसी फीचर की स्टडी करना, उस फीचर को जेनेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली ह्यूमन के स्किन कलर की अगर हमें फीचर कंसिडर करना है, अब स्किन कलर तो बहुत सारे हैं हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो जो स्किन कलर है वो एक कैरेक्टर हो गया। ऐसे विंग साइज ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला हमारी एक ऐसे लगो मिट्टी के ऊपर बैठने वाली मधुमक्खी है। तो ये जो ड्रोसोफिला है इसके विंग साइज में बहुत सारे डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, पर ये जो विंग साइज है ये क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। तो अगर हम बात करें वन कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग वन जीन, एक कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना। तो मेंडल यूज 7 कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे, मतलब 7 जीन यूज किए थे जिसके क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। अब मैम ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का क्या मतलब है? तो हम ट्रेट्स को देखते हैं। वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की अलग अलग फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। ये जो टॉल और ड्वार्फिंग ये क्या है? ट्रेट ऑफ विच कैरेक्टर? हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट एक जीन है, उस जीन के 2 ट्रेट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉल और ड्वार्फ। ऐसे फ्लावर कलर एक जीन है, एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की कितनी फॉर्म हो सकती है? व्हाइट या येलो? कौन से फ्लावर है? फ्लावर व्हाइट भी हो रहे हैं और येलो भी हो रहे हैं। तो जो उस प्लांट है, ये जो प्लांट है इसके ऊपर व्हाइट फ्लावर भी मिल रहे हैं मुझे और वॉयलेट भी मिल रहे हैं। तो इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर कलर का जीन है उसकी 2 अलग अलग फॉर्म्स है। कौन कौन सी? व्हाइट और वॉयलेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। किसी एक जीन की एक स्पीशीज के अंदर जितनी फॉर्म्स हमें दिखाई देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। स्किन कलर ऑफ ह्यूमन एक स्पीशीज का हो गया, एक जीन की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या ट्रेड्स होंगे? लाइट, डार्क। आप यहाँ पर एग्जांपल में भी देख रहे हो कि हैविंग अ लाइट स्किन कलर, फिर थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है, फिर हैविंग कंप्लीटली ब्लैक स्किन कलर। तो ये जो सारी चीजें इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। ऐसे विंग साइज ऑफ ड्रोसोफिला, यहाँ आप ड्रोसोफिला देख रहे हो तो इसका ये जो विंग साइज है, तो आपको विंग साइज कैसे दिखेगा? स्मॉल और मीडियम। तो एक स्पीशीज के एक जीन की अगर हम बात करें और उस जीन की कितने डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। अब ट्रेट से ही एक और वर्ड आता है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर यूज किए थे विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे सीड शेप जो है, दिस रिप्रेजेंट वन ऑफ द करेक्टर। अब जो ये करेक्टर है, वेट अ मिनट बेटा, अब जो ये सीड शेप का करेक्टर है, इस करेक्टर के ऊपर अगर हम बात करें क्या है? राउंड और रिंकल्ड है। तो राउंड और रिंकल्ड क्या हो गया हमारा? दिस राउंड और रिंकल्ड रिप्रेजेंट अ ट्रेट। ऐसी सीड कलर ये क्या हो गया? एक करेक्टर हो गया। उस करेक्टर की कितनी फॉर्म्स मिल सकती है हमें मटर के पौधे में? येलो और ग्रीन। ऐसे ही मटर का जो फ्लावर होता है उसके ऊपर 2 ट्रेट्स मिल सकते हैं, वॉयलेट और व्हाइट। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, पर मटर में कितना मिलता है? अगर मटर में हम फ्लावर कलर की बात करें तो हमें वॉयलेट और व्हाइट मिलता है। तो मैंने ध्यान से सुनना, ये बोला कि एक
स्पीशीज के अंदर एक जीन की कितनी फॉर्म्स दिखाई देती है उसको हम ट्रेट बोलते हैं। उसको हम, अब फ्लावर कलर तो बहुत सारे पौधों में होगा, जीन का नेम फ्लावर कलर है, पर उस स्पीशीज के अंदर उस जीन की कितनी ट्रेट्स है? 2 है। तो पोड शेप है मटर के में, तो यहाँ पर फुल होएगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड होएगी। पोड कलर है, मटर का जो छिलका होता है उसको पोड बोलते हैं, दैट इज ग्रीन येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सिल और टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ। अब इसी को ही टेबल में लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट ट्रेट स्टडीड बाय द मेंडल इन पी। देखो रिप्रेजेंट किया कि पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो पी प्लांट में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे और हर एक कैरेक्टर का क्या चूज किया था? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चूज किए थे। अब यहीं से आप एक और चीज याद रखना, 1 कैरेक्टर रिप्रेजेंट 1 जीन, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं 1 ट्रेट ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 जीन, ये भी बात सही है। अगर हम लिखें कि मेंडल ने 14 जीन चूज किए, बिल्कुल सही। टोल भी जीन है, ड्वार्फ भी जीन है, वॉलेट भी जीन है, वाइट भी जीन है, एक्सिल भी जीन है, टर्मिनल भी जीन है, एवरीथिंग इज अ जीन। पर ब्रॉडर टर्म या हम किसी चीज को स्ट्रक्चराइज वे में बताने के लिए बोल देते हैं कि मेंडल ने 7 जीन यूज किए विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ये भी बात सही है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ मेंडल ने 7 जीन चूज किए थे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहीं पर फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स? अगर मैं कहूं हमारा पूरा जीवन इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। रीजन क्या है? सबको डीएनए तो पता होगा। व्हाट इज अ डीएनए? डीएनए एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और ये जो डीएनए बना किससे हुआ है अगर हम बात करें, तो डीएनए बेटा बना हुआ है किसका? जीन का। जैसे मोतियों की माला में हम बोलते हैं कि है तो ये माला बनी हुई है मोती की, तो है तो ये डीएनए, पर जुड़ जुड़ कर किससे बना हुआ है? जीन से जुड़ जुड़ कर ये बना हुआ है। तो जीन क्या है? इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर मैं कहूं जब मेंडल स्टडी कर रहे थे उस टाइम तक ये डीएनए डिस्कवर ही नहीं हुआ था, जीन भी डिस्कवर नहीं हुआ था। और तो मेंडल ने क्या देखा कि कोई सब्सटेंस है जो पेरेंट से किसी बच्चे की बॉडी को बनाने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और वो जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं? डीएनए। पर मेंडल ने उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया था? फैक्टर। कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका नाम मैंने फैक्टर रखा है, वो क्या करता है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट से कैरी करता है, उसके गैमेट्स में जाता है, और जैसे ही गैमेट्स फ्यूज होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, वही जो फैक्टर्स हैं वही उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि आई का कलर क्या होना चाहिए, उसके हेयर का कलर होना चाहिए, उसके पास 2 हाथ होने चाहिए या 2 पैर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक फैक्टर कंटेन करता है, ये मेंडल ने बोला। जिस फैक्टर को आज के टाइम पर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने फिर डेफिनेशन रख दी, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं को एक बार इस इनहेरिटेंस को भूल जाओ तो स्टेटमेंट पढ़ो, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर की अपीयरेंस में जो हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। अब जीन नाम किसने रखा? जॉनसन ने। पर यही जीन में 2 टर्म हम पढ़ेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। बस यहाँ पर लिखने का तरीका समझ लो, जो भी जीन डोमिनेंट होगा, पहली बात तो जीन को हम लेटर की फॉर्म में लिखते हैं, TABCD, कोई भी आप लेटर दे सकते हो। और वो लेटर भी 2 तरीके से होते हैं। अगर वो जीन डोमिनेंट है तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, अगर रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे। नेक्स्ट अब आप समझो कि ये जीन है और ये डीएनए है, और डीएनए हमारा बना हुआ है जीन से। तो हर एक जीन हमारी बॉडी में अपने आप को दिखाता है क्या बनाकर? प्रोटीन बनाकर। मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा कंप्यूटर फिट है जो ये जीन को स्टडी करेगा और क्या बनाकर देगा? एक प्रोटीन बनाकर देगा। और यही प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी की मेकअप, पूरी बॉडी को संभालता है। जो आपकी सेल काम कर रही है वो सारी की सारी सेल क्या बनाकर काम कर रही है? जीन आएगा, प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन आपकी सेल की क्या करवाएगा? फंक्शनिंग करवाएगा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, फैट्स पढ़े हैं, ये क्या है बेटा? सारी की सारी सेल जो है वो किससे कोऑर्डिनेट होती है? प्रोटीन से कोऑर्डिनेट होती है। और यही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, या जितनी भी चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, उसको करने में हेल्प करते हैं। आपके लेवल पर आप इतना ही समझो। सेकेंड बेसिक कंसेप्ट आप ये समझना कि मान लो ये सेल है और इस सेल के अंदर ये डीएनए है, और इस डीएनए के ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं। अब ये जो सेल है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। ऐसी ऐसी सेल्स हमारी बॉडी में अनकाउंटेबल है।
दिमाग में क्या आता है, मैम ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें हार्ट में अलग सेल होती है, लीवर में अलग सेल होती है, तो क्या डीएनए भी अलग अलग है? नहीं, आवर कंप्लीट बॉडी हैविंग सिमिलर डीएनए। फिर मैम हार्ट और लीवर में क्या है, हार्ट के पास जो डीएनए है वहां पर कुछ अलग जीन एक्टिव है, लीवर के पास जो डीएनए वहां पर कुछ अलग जीन एक्टिव है, किडनी के पास जो डीएनए वहां पर कुछ अलग जीन एक्टिव है। पर मैम जो किडनी में जीन है वो हमारी हार्ट के जो सेल है क्या वहां वो जीन नहीं है, पर वो किस स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है। इट मींस हर सेल सिमिलर है, पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उसमें डीएनए सिमिलर है, पर बॉडी में जितनी भी सेल्स है वहां हर एक सेल की लोकेशन और फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली जीन क्या है, डिफरेंट एक्टिवेट है, ये भी आप लोग याद रखना। ओके चलो वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आए, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ये क्या होती है? अगर मैं कहूँ हेरिडिटी, एक पर्सन से हम समझते हैं ये एक बॉय है, इसको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है ये एक इवेंट हो गया। तो कोई जेनेटिक्स में कोई भी इवेंट है उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे ट्रांसमिशन होना किसी करेक्टर का, कहां से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होना, मतलब एक इवेंट बता दिया, उस इवेंट के लिए जेनेटिक्स में क्या नाम रखते हैं, हेरिडिटी। अब वो इवेंट हुआ कैसे, क्या क्या उसमें प्रोसेस हुई, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, या अब जैसे स्कूल जाना है तो वो कौन से रास्ते से गया, बस से गया, गाड़ी से गया, बाइक से गया, तो ये जो वे ऑफ गोइंग है, मतलब अपने इवेंट को पूरा उसने कैसे किया, उसके लिए जेनेटिक्स में टर्म क्या यूज होती है, इनहेरिटेंस। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके अंदर आएंगे जितने भी प्रोसेसेस हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जितने भी प्रोसेसेस हुई मियोसिस के दौरान, वो सभी इसके अंदर आएंगे चेंजेस। फिर जैसे ही हमने देखा कि एक बॉय वो जा रहा है बस पकड़कर, एक बॉय वो जा रहा है बाइक से, दोनों को जाना स्कूल ही है, वहीं से नेक्स्ट टर्म आती है वेरिएशन। मतलब सेम स्पीशीज जब अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है अपने आप को नेचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। डिफरेंसेस दैट सीन अमंग मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। अब यहीं से हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है एलील। एक जीन है, मान लो ये आई कलर का जीन है, और ये जो आई कलर का जीन है इसमें ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में बहुत सारी आई दिखेंगी, हमें ब्राउन कलर की भी दिखती है, ब्लैक कलर की भी दिखती है, ओके, हमें ग्रीन कलर की भी आईज दिखती है, ब्लू कलर की भी आईज दिखती है। तो अगर एक जीन की कितनी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, पूरी पॉपुलेशन, एक अर्थ पर आई कलर का जो ह्यूमन जीन है उसमें कितनी सारी वैरायटीज मिलती हैं, उन वैरायटीज को हम बेटा क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव मतलब एक जीन की अलग अलग फॉर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब ये जो एलील है, ये एलील हमारी एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्राउन है तो ये जीन, पर ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हमारे पास और भी इसी कलर के क्या है, जीन है। ब्लैक हो गया ये एक एलील है, रेड हो गया ये एक एलील है, ब्लू हो गया ये एक एलील है, ऐसे ही लाइट ब्राउन हो गया ये एक एलील है। तो मैंने ये बोला कि आप उसको जीन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एलील से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने ट्रेट बोला था कि ट्रेट भी जीन है, ऐसे एलील भी जीन है। बस हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं डिफरेंट स्टडीज जो हमारे साइंटिस्ट ने करी, कुछ नाम हमें दिए हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन की अलग अलग फॉर्म को हम एलील बोलते हैं। अब यहीं पर उन्होंने लिखा कि जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कब बनते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। मतलब आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट गिव्स अस होमोलोगस क्रोमोसोम। मीनिंग कि मान लो ये फीमेल है, फीमेल से हमारे पास एक क्रोमोसोम का सेट आएगा और मेल से एक क्रोमोसोम का सेट आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हर एक जीन की एक कॉपी होना। डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है, हर एक जीन की दो कॉपी होना। अब वो डिपेंड करता है वो कॉपी सेम है या फिर डिफरेंट है। मैंने जो एग्जांपल लिया है वो कॉपी क्या है, जीन तो है, मान लो ये हमारा ए वाला जो जीन है ये है हमारा आई कलर का जीन, पर मदर से वो कलर का जीन ब्राउन आया, फादर से ब्लू आया, तो एक जीन के दो एलील हो गए। तो
यही लिखा कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम उसकी बॉडी में एक जीन के एलील होंगे, वो मैक्सिमम कितने एलील होंगे? 2 ही एलील होंगे। 3 गैमेट तो फ्यूज नहीं होते हैं ना, 4 गैमेट तो फ्यूज नहीं होते हैं ना। तो अगर 2 ही गैमेट फ्यूज होते हैं और दोनों गैमेट के पास हर एक जीन की एक एक कॉपी है, तो जब दोनों गैमेट मिक्स होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एक जीन की कितनी फॉर्म्स आएंगी? 2 ही फॉर्म्स आएंगी। अब वो डिपेंड करता है, मान लो फादर की भी ब्राउन कलर है और मदर का भी ब्राउन कलर है, तो दोनों से कैपिटल ए आएगा। डिपेंड कर सकता है, वो सेम भी एलील हो सकते हैं, डिफरेंट भी एलील हो सकते हैं। तो वहीं से हमारी टर्म आती है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो आप समझ गए होंगे, सिमिलर जीन के 2 फॉर्म्स को हम एलील बोलते हैं, 2 डिफरेंट जीन की फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एलील। ये तो सिमिलर सी बात हो गई भाई, नॉन एलील, जब जीन ही सेम नहीं है तो एलील सेम कहां से होंगे? तो वहीं पर हमने लिखा था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास मैक्सिमम 2 एलील होंगे, किसके? एक जीन में। अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग मैक्सिमम 1 एलील ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, यहीं पर मैंने ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कर दिया, ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग मैक्सिमम 3 एलील ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, क्योंकि वहां पर हमारे केस में क्या आ जाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम 3 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर है। तो डेवलप्ड जो यहाँ पर टर्म्स बनी दैट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में आपको क्या ध्यान रखना है? जब हमारे पास मदर और फादर से सेम सेट ऑफ एलील्स आए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। जब मदर और फादर से डिफरेंट सेट ऑफ एलील आए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। प्रेजेंस ऑफ 2 सिमिलर एलील ऑफ ए जीन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। प्रेजेंस ऑफ 2 डिसिमिलर एलील ऑफ अ जीन इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। यहीं से हम आगे जाकर मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पढ़ेंगे। जब हम एक जीन की, मान लो कैपिटल ए की ही हम स्टडी कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से हमारी पॉपुलेशन में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम 2 जीन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब हम 3 जीन की स्टडी कर रहे हैं, मान लो ए और यहाँ पर सी जीन भी आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी तरह से हमारे पास क्रॉसेस आते हैं। अब यहीं पर एक टर्म आती है लोकस। व्हाट इज अ लोकस? एक जीन की पोजीशन एक क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम लोकस बोलते हैं। और याद रखना कि हमारा अगर ए जीन यहाँ प्रेजेंट है तो हमारी फादर का जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें भी जीन यहीं पर ही प्रेजेंट होगा, इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ लोकस ऑफ ए जीन, इट इज अ लोकस ऑफ ए जीन। अब ये जो लोकस होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन आए अ लोकस कैन बी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अ लोकस इज ऑलवेज होमोजाइगस, क्या ये बात सही है? ये बात रॉन्ग है। अरे हमेशा होमोजाइगस क्यों? हो सकता है फादर के पास कोई और एलील हो, मदर के पास कोई और एलील हो, तो एक लोकस हमेशा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। कैन बी होमोजाइगस एंड कैन बी हेट्रोजाइगस। इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 जीन ऑफ सेम लोकस, मैंने जान करके यहाँ पर ये लिखा 2 जीन क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बोला कि चाहे आप एलील पढ़ लो चाहे आप ट्रेट पढ़ लो, है तो सभी के सभी जीन्स, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है। अब इस क्वेश्चन को मैं इजी ऐसे बना सकती थी, 1 जीन हैविंग 2 एलील, हैविंग 2 एलील, उसको ढूंढो। एक जीन का मतलब कैपिटल ए की बात हो रही है, अगर कैपिटल बी और ए की बात, मतलब जीन ए है ये जीन बी है, ये तो 2 अलग अलग जीन हो गए। इट मींस एक ही जीन के हमें 2 एलील्स को ढूंढना है। 1 जीन हैविंग, सॉरी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 जीन हैविंग 2 एलील, एक जीन के हमें 2 एलील को ढूंढना है। तो यहाँ पर एक जीन कैसे है? देखो टी और टी एक ही जीन है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये तो 2 अलग अलग जीन हो गए, लेटर्स अलग हो गए। कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी एक जीन है, बोथ ए एंड सी। तो आई थिंक आंसर इज बोथ ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी वाला जो जीन है इसकी 2 एलील्स हो गए, यहाँ पर कैपिटल आर वाला जीन है इसकी 2 एलील्स हो गए। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसे होता है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्या ये 2 एलील है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिमिलर एलील हो गए ना। एक जीन के सिमिलर एलील थोड़ी ना पूछे है मैंने। 1 जीन हैविंग 2 एलील, 2 एलील के बारे में पूछा है। ये तो एग्जांपल पता है कब आता? 1 जीन हैविंग 1 एलील, तब आपका ये आंसर आता। तो ये जो हमारा मेथड है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जीन क्या होता है, लोकस क्या होता है, एलील क्या होता है। यहीं पर आप सोल्व करो 2 जीन ऑफ डिफरेंट लोकस, 2 जीन अलग अलग लोकस के, तो
तो लोकस डिफाइंस अ पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, यहां हम एलील की बात नहीं कर रहे, तो इट मींस अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो जीन एक ही लोकस का हो गया ना, दो एलील हो गए, टी आर सी, हाँ मुझे ये अलग अलग जीन लग रहे हैं, एक टी हो गया, एक आर हो गया, एक सी हो गया, ऐसे ये भी अलग जीन लग रहे हैं, एक टी हो गया, ये आर हो गया, एक यहाँ पर क्या है आर एंड स्मॉल आर नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट तो क्रॉस हो, पर यहाँ मैंने बोला टू जीन ऑफ डिफरेंट लोकस, दो जीन की बात हुई है, ये तो तीन जीन हो गए ना, दो जीन का मतलब कैपिटल टी और कैपिटल आर इज द आंसर। तो जब भी हम मोनो हाइब्रिड की स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक जीन एक लोकस के ऊपर, और जब भी हम डाई हाइब्रिड की स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे जीन कितने लोकस पर, दो लोकस के ऊपर। आई थिंक आपको समझ में आ गया लोकस। यहीं से एक और स्टेटमेंट आती है हमारी सेल साइकिल में, बेटा ध्यान से समझना इसको। एक सेल साइकिल की हम बात करते हैं, तो सेल साइकिल में जब हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, पहले बात तो आप ये समझो, अगर मैंने बोला ह्यूमन की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन्स है, वो जीन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, मतलब आई कलर का एक ही फॉर्म होगा, हेयर कलर का एक ही फॉर्म होगा। पर अगर मैंने बोला ह्यूमन डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब आई कलर के दो ऑप्शन मिलेंगे हमें, मतलब जहां पर कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट हो, और वो कॉपी सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, वहीं से टर्म आती है कि सिमिलर जीन भी हो सकते, सिमिलर एलील भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलील भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, कोई टर्म्स आएंगे आपके पास, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है हमारा G1 फेज का, सबको याद है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। S फेज हमारा सिंथेटिक फेज होता था, जहां पर हमारी क्रोमोसोम की क्या बन जाती थी, कॉपी बन जाती थी। तो S फेज में हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स आई। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक ही कॉपी प्रेजेंट है, तो इट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जैसे ही S फेज आएगा, तो S फेज में क्या हो जाएगा, जैसे ही S फेज आएगा, तो S फेज में हमारे पास ये दो कॉपीज बन जाएगी। क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जो दो कॉपी बनी, एक कैपिटल ए होगी और एक स्मॉल ए होगी, क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है एस फेज इज अ सिंथेटिक फेज, जहां पर एक क्रोमोसोम अपनी खुद की कॉपी बनाता है, और ये जो कॉपी होती है एस फेज की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड से। मतलब एक क्रोमोसोम जब अपनी कॉपी बनाता है, तो ये जो कॉपी होती है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, यही तो हम बोलते हैं ना। तो हैप्लॉइड में उन्होंने क्या लिखा कि कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो एलील्स होंगे वो कभी भी अलग नहीं होंगे। The genes या the alleles present on sister chromatids never be different, क्योंकि वो तो उसी की कॉपी है। अब इसी को डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हम समझते हैं। डिप्लॉइड का मतलब दो एलील होना एक जीन के ऊपर। अब ये एलील होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब एक मदर से आया, एक फादर से आया है। अब मदर और फादर से वो वाला जो जीन है वो सेम एलील का भी आ सकता है, तो होमोजाइगस हो जाएगा, डिफरेंट का भी आ सकता है, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो इसी का ही मैंने एग्जांपल लिया, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एक जाइगोट है, जिसमें फादर से एक हमारे पास क्रोमोसोम आया, एक मदर से आया, और दोनों क्या था, आई कलर का जीन पढ़ रहे हैं हम। तो फादर से जो आई कलर आया वो कैपिटल ए आया, मदर से स्मॉल ए आया। इट मींस ये क्या होगी, कंडीशन ऑफ हेट्रोजाइगस आया और मदर से स्मॉल ए आया। पर यही जब एस फेज में होगा, तो फादर का क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा, मदर का क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा। अब यहाँ पर आप ये याद रखना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास तो कभी भी डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑलवेज हैविंग सेम एलील। पर जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात आएगी, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम जब एस फेज में आएगा, तो वहां पर हमारी क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। कॉपी के दौरान हमें ये पता है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस पेयर कैन बी हैविंग सिमिलर एलील और कैन बी हैविंग डिफरेंट एलील। बिल्कुल बात सही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये सिमिलर एलील, अगर मदर से भी कैपिटल ए आया होता तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्या होते हैं, सिमिलर एलील होते, पर मदर से क्या आया, स्मॉल ए आया, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के पास उस जीन के क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट एलील प्रेजेंट है। तो याद रखना, सिस्टर क्रोमैटिड के पास कभी भी डिफरेंट एलील नहीं होंगे, पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास डिफरेंट एलील हो सकते हैं। अब यहीं से आपको समझ में आना चाहिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करना, ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड।
तो आप हैप्लॉइड का मतलब मैंने क्या समझाया था कि एक जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होनी चाहिए। डिप्लॉइड का मतलब एक जीन की डिफरेंट कॉपी होनी चाहिए, वो सिमिलर एलील भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलील भी हो सकते हैं। ऐसे ही ट्रिप्लॉइड का मतलब एक जीन की कितनी कॉपी होनी चाहिए, 3 कॉपी होनी चाहिए। टेट्राप्लॉइड का मतलब एक जीन की कितनी कॉपी, 4 कॉपी। आई थिंक अब आपको तो बहुत इजीली यहाँ पर आप सॉल्व कर दोगे। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल आर हैप्लॉइड है, बिल्कुल हर एक जीन की क्या प्रेजेंट है, एक ही कॉपी प्रेजेंट है, सो दिस इज हैप्लॉइड। कैपिटल टी, कैपिटल आर, तो ये क्या हो गया, हर एक जीन की 2 कॉपी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जीन की 2 कॉपी है पर एलील अलग है, हमें एलील से मतलब नहीं है, पर 2 कॉपी तो है, 2 कॉपी का मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, डिप्लॉइड है, क्योंकि एक जीन की 2 फॉर्म है। स्मॉल आर स्मॉल यू, ये क्या है, हैप्लॉइड है, क्योंकि हर एक जीन की एक एक कॉपी है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैसा है ये, अब मैम यहाँ पर इन दोनों को देखने से डिप्लॉइड लग रहा है, पर ये हैप्लॉइड है, तो बेटा दिस इज डिप्लॉइड। तो इस ऑप्शन को बेटा मुझे थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल सी। ओके, तो हर एक जीन की 2 फॉर्म है, तो इट मींस ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हर एक जीन की 2 फॉर्म है, तो ये भी डिप्लॉइड है। यहाँ पर हर एक जीन की एक एक फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। यहाँ हर एक जीन की 2 फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, दैट मींस इट इज डिप्लॉइड। मैम टेट्राप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कैसे आएगा, देखो टेट्राप्लॉइड जब आएगा, जैसे कैपिटल है कैपिटल, 3 फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ये देखो हर एक जीन की 3 फॉर्म दिख रही है, तो दिस इज ट्रिप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड में हर एक जीन की क्या आएंगी, 4 फॉर्म आएंगी, वो कैसे भी आ सकती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टेट्राप्लॉइड। जैसे यहाँ पर अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, तो ये हमारा टेट्राप्लॉइड का एग्जांपल हो सकता था, कैपिटल टी ये वाला, दिस इज टेट्राप्लॉइड, एक जीन की 4 फॉर्म्स हमें दिखे। ओके, वहीं पर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अ प्लांट इज डिप्लॉइड हैविंग जीनोटाइप दिस। अब जीनोटाइप से पता चल रहा है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है, द पेरेंट एक्स गिव ए जीन, अगर पेरेंट एक्स ने ए जीन दिया, देन पेरेंट वाई ने कौन सा जीन दिया होगा, ए का, उसने भी ए जीन दिया, क्योंकि हमें यहां से पता चल रहा है कि ए जीन मदर से ये आया और फादर से ये आया है। ऐसे अगर ये पूछता कि पेरेंट एक्स हैविंग बी जीन, तो यहाँ पर पेरेंट वाई भी क्या गिवन देगा, बी जीन ही देगा। सी जीन में अगर पेरेंट एक्स ने कैपिटल सी हमें जीन दिया है, या सी का जो है वो कैपिटल सी वाला एलील है, तो पेरेंट बी ने उसका कौन सा एलील दिया होगा, स्मॉल सी वाला एलील दिया होगा। तो इससे आप ऐसे तरह के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आता है ये नीट के अंदर, फाइंड अ प्लांट हैविंग 2 कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। 2 कैरेक्टर का मतलब हमें 2 जीन के बारे में देखना है, और हर एक जीन को उसने क्या बोला, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट एलील देखना है। जैसे यहाँ पर 2 जीन है पर सिमिलर एलील है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 2 जीन है बिल्कुल डिफरेंट एलील, क्या हम आगे पढ़े, बिल्कुल समझने के लिए पढ़ लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ इसके लिए तो इस जीन के तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, पर यहाँ हेट्रोजाइगस नहीं है। यहाँ ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो आई होप आपको एलील्स में समझ में आ गया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको देखने आ गए हैं, और इतना भी आपको समझ में आ गया है कि अगर हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां मैक्सिमम 2 एलील मिलेंगे हमें एक जीन के, अगर हम हैप्लॉइड की बात करें वहां मैक्सिमम 1 एलील दिखेगा। पर अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में एक जीन के जितने भी एलील हो सकते हैं हमें सारे मिल सकते हैं। मान लो हमारे पास 10 ह्यूमंस है, 10 ह्यूमंस में हमें बहुत अलग अलग वैरायटीज मिलेगी, तो यही उन्होंने बोला है, 1 जीन हैविंग मोर देन 2 एलील, एक जीन के 2 से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं, और हमारे पास अभी ऐसी भी जीन है जिसके एलील्स है ही नहीं। जैसे अगर हम ह्यूमन के हैंड्स की बात करें या नोज की बात करें, एक ही नोज है, एक ही नोज आती है, तो क्या कोई भी ऐसा ह्यूमन है जहां 3 नोज आ रही है, कोई ऐसा जीन आया ह्यूमन के अंदर, नहीं। तो हम ये भी बोलते हैं कि एक जीन के 2 से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एलील है ही नहीं। जैसे ह्यूमन स्किन कलर की बात करें, बहुत सारे एलील है, बहुत सारा डिफरेंट स्किन कलर हमें देखने को मिलता है, बट 1 पर्सन हैविंग मैक्सिमम 2 एलील ऑफ 1 जीन। और एक और यहीं पर बात समझे, अगर उस पर्सन की बॉडी में गैमेट्स बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पर्सन है, तो गैमेट के पास उस पर्सन की बॉडी में उस सेल्स के अंदर कितने एलील होंगे, एक ही एलील होगा। ये भी टर्म याद रखना, एक पर्सन के अंदर मैक्सिमम 1 एलील मिलता है, कहां पर, उसके गैमेट के अंदर, और बॉडी की हर सेल में कितने एलील मिलते हैं, 2 एलील मिलते हैं।
तो ये कुछ मैंने आपको समझाया, आप यहाँ से समझ लेना। ओके, आई होप आपको एलील जो है वो अच्छे से समझ में आया है। तो आपको ये एलील्स की मॉडिफाइड फॉर्म, नॉन मॉडिफाइड फॉर्म वी विल लर्न, डेवलप कैसे हुए वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको एलील्स के बेसिक समझ में आए हैं। और ये जो बेसिक्स है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको जेनेटिक्स एनसीईआरटी से पढ़ने में हेल्प मिलेगी कि वहां पर छोटी छोटी जगह पर बहुत सारे कंसेप्ट्स गिवन है, तो उनके बारे में हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। एंड बेटा आई ऑल्सो नीड योर कमेंट्स कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी मैं सीरीज कंप्लीट करूंगी। आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे, मुझे बताना पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है एलियंस के बारे में, करेक्टर ट्रेट्स या कोई आपके मन में डाउट है, यू शुड कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टिल देन मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर।